दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल अजय महात्म ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे वैश्विक संकट की बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ मध्य पूर्व यानी खाड़ी क्षेत्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की रणनीति, आर्थिक और सैन्य सोच को भी बदलने की दिशा में ढकेल दिया है। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह बदलती ताकतों, टूटते गठबंधनों और उभरती नई विश्व व्यवस्था की कहानी है। आपने अक्सर सुना होगा कि खाड़ी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लंबे समय से अमेरिका के हाथों में रही है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वह बिल्कुल अलग है। कहा जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के ज्यादातर सैन्य अड्डे या तो निष्क्रिय हो चुके हैं या उनकी क्षमता पहले जैसी नहीं रही है। कुछ अड्डे पूरी तरह खाली हैं, कुछ केवल नाम मात्र के संचालन में हैं, और जो सक्रिय हैं वो भी पहले जैसे ताकत नहीं रखते। यानी सीधी भाषा में कहें तो जिस अमेरिकी सुरक्षा छतरी के नीचे खाड़ी देश दशकों से सुरक्षित महसूस करते थे, अब उनमें बड़े छेद नजर आने लगे। अब सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में सच है, और अगर हां तो इसके परिणाम क्या होंगे? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें तीन बड़े पहलुओं को समझना होगा। पहला, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का कमजोर होना। दूसरा, ईरान का बढ़ता आक्रामक रुख। तीसरा, खाड़ी देशों की बदलती रणनीति। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की। एक समय था जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के दर्जनों सैन्य अड्डे सक्रिय थे। ये अड्डे सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि एक तरह से सुरक्षा की गारंटी भी थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कई रिपोर्ट्स और विश्लेषणों का यह संकेत आ रहा है कि इन अड्डों की संख्या और उनकी सक्रियता में भारी गिरावट आई है। कुछ अड्डों पर या तो अब सैनिक भी नहीं है, कुछ जगहों पर केवल सीमित गतिविधि हो रही है, और जो अड्डे सक्रिय हैं वो भी पहली जैसी युद्ध क्षमता नहीं रखते। इसका सीधा असर यह हुआ है कि खाड़ी देशों की सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, ईरान। ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई है। पहले जहां वह खाड़ी देशों पर सीधे हमले करने से बचता था, अब वह खुलकर हमला कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार बढ़ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन हमलों का असर भी बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में इन हमलों का असर बहुत कम था, लेकिन समय के साथ यह बढ़ता गया। पहले 4%, फिर 17%, फिर 24%, और अब 35% से ज्यादा प्रभाव की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रक्षा प्रणाली इन हमलों को रोकने के लिए बनाई गई थी, वह फेल हो रही है। पेट्रियट जैसे सिस्टम, जो दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा तंत्र माने जाते हैं, वे भी इन हमलों को पूरी तरह रोक पाने में असफल रहे हैं। अब सोचिए, जब इतनी महंगी और उन्नत तकनीक काम नहीं कर रही है, तो खाड़ी देशों के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया। सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले खाड़ी देशों की पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अब वे नए विकल्प तलाश रहे हैं। पहले सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये देश यूक्रेन की ओर देख रहे थे। जी हां, वही यूक्रेन जो खुद युद्ध झेल रहा है। अब ड्रोन रक्षा तकनीकी के लिए एक नया विकल्प उभर कर आ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए नई तकनीकी विकसित की है, और अब वही तकनीकी खाड़ी देशों को आकर्षित कर रही है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि खाड़ी देश अब अमेरिका के अलावा दूसरे देशों पर भी
भरोसा करने को तैयार है। अब जब एक और बड़ा सवाल खाड़ी देश अब अपनी खुद की सुरक्षा प्रणाली विकसित करेंगे। कई संकेत ऐसे हैं जो बताते हैं कि खाड़ी देश अब क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में सोच रहे हैं, यानी वे मिलकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा हालात में क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, यानी अब फोकस है कि आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा सुरक्षा रणनीति बनाई जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि खाड़ी देशों के भेद रहे हैं, जैसे यमन, राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय नेतृत्व। अगर वे इन मतभेदों को पीछे मोड़कर एकजुट होते हैं तो यह मध्य पूर्व की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। अब बात करते हैं इस पूरे संकट के आर्थिक पहलू की। ऊर्जा संकट इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम बनकर सामने आया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां पहले ईरान कम कीमत पर तेल बेच रहा था, वही देश ज्यादा कीमत पर ज्यादा मात्रा में तेल निर्यात कर रहा है। इसका फायदा किसे हो रहा है? ईरान और रूस को, और नुकसान खाड़ी देशों को, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और ऊर्जा संसाधन लगातार हमलों का निशाना बन रहा है। और अब एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश इस युद्ध से दूरी बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब इस संघर्ष में अकेला पड़ता जा रहा है, और यह वही बिंदु है जहां से पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका की भूमिका कमजोर हो रही है। क्या खाड़ी देश अमेरिका से दूर जा रहे हैं? और क्या ईरान इस पूरे क्षेत्र में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। ईरान का रुख साफ है, वह इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। उसका मानना है कि जो थकेगा वही हारेगा। यह रणनीति खाड़ी देशों और पश्चिमी देशों दोनों के लिए एक चुनौती बन सकती है। 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसने पूरी दुनिया के राजनीति, सैन्य रणनीति और शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीन ऐसे देश हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो स्थिति आज बन चुकी है वह पहले कभी देखने को नहीं मिली। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? इजराइल अपने सबसे बड़े संकट में है, और क्या ईरान इस पूरे संघर्ष में सबसे मजबूत बनकर उभर रहा है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो यह सीज फायर घोषित किया, जो 6 अप्रैल तक जारी रहने वाला है, उसको लेकर दुनिया भर में चर्चा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सीज फायर शांति के लिए है या मजबूरी में लिया फैसला है? कई संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सीज फायर ईरान पर जीत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के भीतर अपने राजनीतिक साख बचाने के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जिस युद्ध में उतरा था उससे अब वह आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी कैबिनेट की बैठक हुई, पेंटागन के साथ कई चर्चा हुई और कई उच्च स्तरीय बातचीत हुई। इन सभी बैठकों का निष्कर्ष एक ही रहा, सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर ईरान को हराना संभव नहीं है। यह बात अपने आप में एक बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अगर यह मानने लगे कि किसी देश को सैन्य रूप से हरा नहीं सकती है, तो यह उसके रणनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल इस युद्ध में अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन
उसके भीतर की स्थिति भी बेहद जटिल हो चुकी है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने खुद अपनी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सेना में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यहां तक कहा गया है कि सेना अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है, ईरान, गाजा और अन्य संगठनों के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सैनिक की कमी। करीब 15,000 सैनिकों की कमी का आकलन किया गया है और इससे भी बड़ी बात, करीब 80,000 ऐसे लोग हैं जो सेना में शामिल होने के योग्य हैं लेकिन शामिल नहीं हो रहे। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि देश के भीतर युद्ध को लेकर समर्थन पूरी तरह नहीं। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान इस पूरे संघर्ष में सबसे अलग रणनीति अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जहां अमेरिका और इजराइल सैन्य ताकत पर निर्भर है, वही ईरान ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, सैन्य, आर्थिक, कानूनी और कूटनीतिक का। ईरान ने इस युद्ध को सिर्फ युद्ध नहीं रहने दिया बल्कि उसे एक वैश्विक रणनीतिक खेल में बदल दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण समुद्री मार्ग। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने समुद्री क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण रखेगा। जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उन्हें जांच और टैक्स की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं बल्कि एक आर्थिक और कानूनी रणनीति है। इसका सीधा असर क्या हुआ है? डॉलर आधारित सिस्टम पर कहा जा रहा है कि अब कई जगह पर लेन देन डॉलर की बजाय अन्य मुद्राओं में हो रहा है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं वैश्विक असर की। इस युद्ध ने सिर्फ 3 देशों को प्रभावित नहीं किया है बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका फायदा किन देशों को हो रहा है? ईरान और रूस को। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यूरोप के कई देश इस युद्ध से दूरी बना रहे हैं। वे खुलकर कह रहे हैं कि उनका यह युद्ध नहीं है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि जो देश पहले उसके साथ खड़े रहते थे अब वे दूरी बना रहे हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू की, गठबंधन। इस युद्ध ने एक नए गठबंधन को जन्म दिया है। ईरान, चीन और रूस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। वहीं खाड़ी देश अब नए विकल्प तलाश कर रहे हैं। कुछ देश क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यानी अब दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है। अब सवाल यह है आगे क्या होगा? क्या अमेरिका इस युद्ध में दोबारा सक्रिय रूप से लौटेगा? क्या इजराइल अपनी आंतरिक समस्याओं को हल कर पाएगा? क्या ईरान अपनी रणनीति में सफल रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध लंबा चलेगा? दोस्तों, ईरान का एक संदेश बहुत स्पष्ट है, जो थकेगा वही हारेगा। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आर्थिक संकट बढ़ेगा, ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब अंत में बात करते हैं अमेरिका की स्थिति की। अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे फैसला लेना है, क्या वह इस युद्ध को आगे बढ़ाएगा या पीछे हटेगा। लेकिन समस्या यह है कि दोनों ही रास्ते आसान नहीं है। अगर वह आगे बढ़ता है तो खर्च और बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा। अगर पीछे हटता है तो उसकी साख पर असर पड़ेगा। यानी यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर फैसला जोखिम भरा है और शायद यही कारण है कि फिलहाल सीज फायर का रास्ता चुना गया है। लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है, यह सिर्फ समय खरीदने की कोशिश है। दोस्तों, यह समय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो फैसले आज लिए जाएंगे वे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें
मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।